बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अतर मंसूर है और आज मैं आपसे पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रेट के बारे में और क्यों ये इतना इन्फ्लेशन रेट हाई है और क्या इसके कॉजेज़ हैं और इन्फ्लेशन किस रेंज के अंदर किसी इकॉनमी के लिए अच्छी होती है, इसके लिए बात करूँगा। मैं इस मौजू पे आपसे बात करना इसलिए मुनासिब समझ रहा हूँ कि लास्ट कुछ हफ़्तों में इन्फ्लेशन के हवाले से इस मुल्क में काफ़ी ज़्यादा परेशानी का आलम देखने में आ रहा है और लोग बड़े परेशान हैं कि ये इन्फ्लेशन कहाँ तक उनकी कमर को तोड़ेगी और कहाँ तक महंगाई इस मुल्क में जा सकती है। रिसेंटली इन एन आर्टिकल इन इकोनॉमिस्ट उन्होंने पाकिस्तान को चौथे नंबर पर रेट किया है दुनिया में वर्ल्ड वाइड इन्फ्लेशन में। पहले नंबर पर अर्जेंटीना तकरीबन 51.4% इन्फ्लेशन के साथ, दूसरे नंबर पे टर्की तकरीबन 19% इन्फ्लेशन के साथ, तीसरे पे ब्राज़ील तकरीबन 10.4% इन्फ्लेशन के साथ और चौथे पे पाकिस्तान तकरीबन 9.2% इन्फ्लेशन के साथ रहा। इंडिया 16वें नंबर पर 4.3% इन्फ्लेशन के साथ रहा। सो इन्फ्लेशन एक ऐसा फिनोमिनन है जो कॉमन आदमी को, गरीब आदमी को, स्पेशली इन अ डेवलपिंग कंट्री लाइक पाकिस्तान हर्ट करता है और उसको हर वक्त एक परेशानी के आलम में मुब्तला रखता है, क्योंकि उससे उसकी रोज़मर्रा की खाने पीने की अशिया और रोज़मर्रा ज़िंदगी गुजारने की अशिया जो हैं वो महंगी रहती हैं। तो आज जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन क्यों इतनी स्पीड से बढ़ रही है और क्यों इतनी इसकी जो वजूहात क्या हैं पाकिस्तान में, किस तरह ये इम्पैक्ट कर रही है कॉमन आदमी की लाइफ को और क्या इसके जो फैक्टर्स हैं वो इसको और आगे बढ़वा भी सकते हैं हमारी आने वाले टाइम में। सबसे पहले जो हमें चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान एक नेट इम्पोर्टिंग कंट्री है, which means that Pakistan imports a lot from abroad and exports less to the rest of the world. So net import overall scheme of things में है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के लिए चैलेंजिंग सिचुएशन है वो है नेट इम्पोर्टर ऑफ फूड एंड एनर्जी। देखिए, एनर्जी एक ऐसा स्ट्रेटिजिक फैक्टर ऑफ आप कह लें एक ऐसा इम्पॉर्टेंट प्रोडक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि जिसके बगैर इंडस्ट्रीज़ और ट्रांसपोर्टेशन किसी भी इकॉनमी में ऑपरेट नहीं कर सकते। तो जब पाकिस्तान इंपोर्ट करता है एनर्जी बाहर से, तो जो दुनिया में एनर्जी की प्राइसेस होती हैं, फॉर एग्जांपल क्रूड ऑयल की, वो जिस तरह वेरी कर रही होती हैं, जिस तरह उनमें वेरिएशन आ रही होती है, उसी तरह पाकिस्तान को भी वो बर्दाश्त करनी पड़ती है। तो इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल की या ब्रेंट की जो प्राइस है वो रिसेंटली इंक्रीज़ की है जब से दोबारा इकोनॉमीज़ खुलनी शुरू हुई हैं, जब से दोबारा लॉकडाउन्स ख़त्म हुए हैं और कोविड के बाद लोग दोबारा नॉर्मल लाइफ की तरफ आ रहे हैं। दूसरा, पाकिस्तान जो है वो इंपोर्टर ऑफ फूड प्रोडक्ट्स भी है। अगर आपके लिए शायद ये बात आपके लिए शॉक भी हो या आपके लिए सरप्राइज भी हो कि पाकिस्तान वीट भी इंपोर्ट कर रहा है। सो दिस इज़ एक्चुअली इन फैक्ट अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन फॉर अ कंट्री लाइक पाकिस्तान वेयर मोस्ट ऑफ द पीपल are either in poor bracket or in low middle income bracket, and that is why when we import things from abroad, तो वहाँ पे जो prices होती हैं वो चीज़ों की हमें उसको डॉलर टर्म्स में पे करना पड़ता है और वो जब मुल्क में आती हैं तो उसके ऊपर हमें बर्दाश्त करनी पड़ती है उसकी प्राइस। और जब हम उसको अपनी सप्लाई चेन में, फॉर एग्जांपल फ्यूल को या एनर्जी की जो आपकी पेट्रोलियम है उसको जब हम सप्लाई चेन में करते हैं तो ओवरऑल सारी आपकी जो कॉस्ट है वो डिसरप्ट हो जाती है और एंड कंज्यूमर को चीज़ें महंगी मिलना शुरू हो जाती हैं। दूसरी जो प्रॉब्लम है इन्फ्लेशन की पाकिस्तान में, जो रिसेंट 1-1.5 साल से पाकिस्तान को बर्दाश्त करनी पड़ रही है पाकिस्तानियों को, वो है इन द शेप ऑफ इंक्रीज्ड मनी सप्लाई। देखिए, ये थोड़ा सा टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, बट आई वुड लाइक टू फोकस ऑन इट एज एज अ कॉमन पर्सन who does not understand technical side of economics but who should be able to understand कि ये मनी सप्लाई और इन्फ्लेशन का क्या आपस में रिलेशनशिप है। मनी सप्लाई का मतलब ये है कि जो आपकी इकोनॉमी के अंदर पैसा गर्दिश कर रहा है वो कितनी स्पीड से गर्दिश कर रहा है और कितनी वॉल्यूम है उसकी। कोविड के दिनों में जब लॉकडाउन हुआ तो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि लोगों को एक फिस्कल स्टिमुलस के जरिए अपनी फिस्कल पॉलिसी को ईज करते हुए गवर्नमेंट ने फिस्कल स्पेंडिंग की और लोगों को पैसा दिया। फॉर एग्जांपल वसीला हक का एक मद है जिसके अंदर लोगों को पैसा दिया गया। इसके ज़रिए जब लोगों की जेबों के अंदर पैसा आया तो पैसा सर्कुलेट ज़्यादा होना शुरू हुआ और जब पैसा सर्कुलेट ज़्यादा होना शुरू हुआ तो इससे अफराते ज़र बढ़ा। मनी सप्लाई जब बढ़ी और डिमांड बढ़नी शुरू हुई तो उससे प्रोडक्ट्स की प्राइसेस भी बढ़ना शुरू हो गए। दूसरी जो एक और हमने चीज़ देखी जिससे मनी सर्कुलेशन या मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ी वो था
स्टेट बैंक का जो हमारा बैंक दौलत पाकिस्तान है, उसने जब डिस्काउंट रेट को कम किया तो ये ऑन एवरेज 13.25% के करीब था कोविड से पहले, और अब ये 7% पे तकरीबन इस वक्त ये 7% के अराउंड अबाउट फ्लक्चुएट कर रहा है। तो जब ये 7% पे खड़ा हुआ है तो उसका ये मतलब है कि जो बोरोइंग है वो ईजियर हो गई, और ये इसलिए की गई ताकि प्रोडक्टिविटी इकोनॉमी में बरकरार रहे। कोविड के दिनों में जो आपको सबको पता है कि लॉकडाउन की वजह से मईशत को एक शॉक लगा था, ये एक्सटर्नल शॉक था। उसको रोकने के लिए ज़रूरी था कि प्रोडक्टिविटी को हाई रखा जाए, और प्रोडक्टिविटी को हाई रखने के लिए ज़रूरी होता है कि आसान शराइत के ऊपर कर्जा भी एडवांस किया जा सके प्रोड्यूसर्स को, और उसमें एक शर्त होती है सूद की शरह। जो सूद की शरह है उसको कम किया गया तकरीबन 6.25%, जिसकी वजह से फिर ये इवेंचुअली मनी सर्कुलेशन बढ़ी, और उस मनी सर्कुलेशन की बढ़ने की वजह से डिमांड भी बढ़ी और आपकी प्राइसेस जो हैं वो ऊपर जाना शुरू हो गई। इसके अलावा जो आप में इन्फ्लेशन का जो कॉज है आपके मुल्क में, वो है आपका एक्सचेंज रेट की वॉलेटिलिटी। आपका जो डॉलर और रुपए का जो एक्सचेंज रेट है, ये आपने देखा है पिछले दिनों में काफ़ी ज़्यादा जो रुपया है वो डेप्रिशिएट करके इस वक्त रिकॉर्ड लो सतह पे पहुंच चुका है। तकरीबन 174-175 रुपए का आपको एक डॉलर मिल रहा है। तो जब आप इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी हो और आपकी एक्सपोर्ट्स कम हो, तो आप जब बाहर से जो चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, एक तो मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में उनकी प्राइसेस, और दूसरा आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं जब आपका एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट कर रहा हो अगेंस्ट फॉरेन करेंसी, क्योंकि हम डॉलर्स में इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं। तो जब हम ज़्यादा रुपए हमें पे करने पड़ते हैं तो हमें कम डॉलर्स मिलते हैं, और उन कम डॉलर्स में हम कम अमाउंट ऑफ आर इम्पोर्ट्स खरीद सकते हैं, और वो जब इम्पोर्ट्स फ्लो करके पाकिस्तान में आती हैं तो उनकी प्राइसेस भी बढ़ जाती हैं। सो ये 3-4 मेन कॉजेज हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेशन इस मुल्क में पिछले काफ़ी अरसे से लोगों को तंग कर रही है, और लोग इसमें बड़ी आजमाइश का शिकार है कि ये हमारी महंगाई हमें कहाँ तक लेके जाएगी और हम अपना गुजारा रोज़मर्रा का कैसे करेंगे। देखें, जो थोड़ी सी इन्फ्लेशन होती है अबाउट 2 to 3%, और अगर आपको याद हो जो मैंने शुरू में इस वीडियो के बताया कि पाकिस्तान में इस वक्त 9.2% के करीब इन्फ्लेशन है। 2 से 3% या इवन 4% तक भी काबिल बर्दाश्त होती है इन्फ्लेशन, बल्कि वो अच्छी होती है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। सो गवर्नमेंट को जो टारगेट करना चाहिए इस वक्त, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेजर ये है कि इन्फ्लेशन को मैनेजेबल रेंज में लाया जाए, और वो मैनेजेबल रेंज जो है वो 3 से 4% की रेंज कहा जा सकता है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। इससे फायदा क्या होता है? देखें, जब इन्फ्लेशन इतनी छोटी सी मिकदार में, इतनी छोटी सी शरह में, 3 से 4% की शरह में हो इकोनॉमी में, तो उससे जो सबसे अच्छी चीज होती है वो होती है प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। और वो इसलिए बढ़ती है कि अगर एज अ कंज्यूमर आपको ये चीज पता चले कि कल किसी चीज की प्राइस 3 या 4% बढ़ जाएगी, तो आप प्रेफर क्या करेंगे? आपकी प्रेफरेंस होगी आज ही वो चीज बाय कर लेने की। तो जब आप आज ही उस चीज को बाय करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कल वो चीज 3% महंगाई होने की वजह से या 4% महंगाई होने की वजह से बढ़ जाएगी, तो फिर जब आप आज उसको परचेज करेंगे तो प्रोड्यूसर को भी आज ही प्रोड्यूस करने का फायदा है, ताकि वो उस डिमांड को मीट करके प्रॉफिट आज ही कमा सके। तो इसलिए छोटी सी मिकदार या छोटी सी शरह जो इन्फ्लेशन की है वो हेल्प करती है इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी में, और प्रोड्यूसर साइड को ये इंसेंटिव देने में कि वो प्रोडक्शन आज करे, जिससे आज इकोनॉमी में जीडीपी प्रोड्यूस होती है। सेकेंड, इन्फ्लेशन थोड़ी सी मिकदार में इसलिए भी अच्छी होती है कि ये एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देती है अगेंस्ट डिफ्लेशन प्रोड्यूसर साइड को। प्रोड्यूसर या जो मैन्युफैक्चरर है या जो फैक्ट्री के मालकान हैं, जो डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हैं इस किसी इकोनॉमी के लिए, उनको अगर ये डर हो कि कल कोई चीज सस्ती हो जाएगी बिकॉज ऑफ डिफ्लेशन, और डिफ्लेशन इन्फ्लेशन का बिल्कुल मुतजाद है, बिल्कुल ऑपोजिट है, तो वो कोशिश करेंगे कि वो आज ही इस चीज को बेचें जब उसकी प्राइस ज्यादा है, रादर देन 1 या 2% डिफ्लेशन की वजह से वो कल 100 के बजाय 99 या 98 रुपीज की रह जाए। तो ये दोनों जो चीजें हैं, सप्लाई साइड से भी और डिमांड साइड से भी, ये आपकी इन्फ्लेशन को एक अच्छे अंदाज में आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ लिंक करते हैं। अब हम आते हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत इस वक्त ट्रबल में क्यों है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में, और वो क्या कर सकती है शॉर्ट और मीडियम रन में। देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान की हुकूमत को अपने ये जो एक्सचेंज रेट है इस पे थ्रू प्रूडेंट मॉनेटरी पॉलिसी, जो स्टेट बैंक का मैंडेट होता है, स्टेट बैंक का स्कोप होता है, उसके जरिए इसको एक्सचेंज रेट को किसी जगह थोड़ा सा सेमी मैनेज्ड बेहतर अंदाज में करके कहीं पे रोकना चाहिए,
ताकि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में आपके ऊपर डेट भी ज़्यादा ना बढ़े और आपकी इंपोर्ट्स भी ज़्यादा महंगी ना हो। जब एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट करता है आपकी कंट्री का, तो फिर आपके लिए एक्सपोर्ट्स जो होती हैं बाहर के मुल्कों में वो अट्रैक्टिव हो जाती हैं। बाहर के मुल्क आपके लिए आपके मुल्क से इंपोर्ट्स करना शुरू करते हैं, बिकॉज आपकी करेंसी उनकी करेंसी से चीपर होनी शुरू हो जाती है, वीक होना शुरू हो जाती है। लेकिन साथ ही साथ आपकी इंपोर्ट्स महंगी हो जाती हैं। और पाकिस्तान जैसी कंट्री जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नहीं है, उसको इंपोर्ट पे डिपेंड करना पड़ता है अपने कंज्यूमर्स के लिए, प्रोडक्ट्स के लिए। तो उसको फिर एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करना ज़्यादा ज़रूरी है, रादर देन कंप्लीटली फ्लोट किया जाए या कंप्लीटली फ्लेक्सिबल किया जाए। सेकेंड चीज़ जो गवर्नमेंट शॉर्ट रन में इमीडिएटली कर सकती है वो है कंट्रोलिंग प्राइस थ्रू अ सिस्टम। जैसे आपने पहले भी देखा कि प्राइस मैजिस्ट्रेसी या प्राइस मैजिस्ट्रेट्स होते थे, वो जाके ज़िलों में, तहसीलों में जो गवर्नमेंट रोज़मर्रा की अशिया के रेट्स को नोटिफाई करती है, उन पे प्राइस कंट्रोल करना, ताकि, और दूसरा ये भी चेक करना कि कोई होर्डिंग करके प्राइस को एनहांस नहीं कर रहा, इंक्रीज नहीं कर रहा। ये गवर्नमेंट को एट ग्रास रूट्स लेवल करना पड़ेगा ताकि इमीडिएटली लोगों को रिलीफ मिले और गवर्नमेंट के नोटिफाइड ऑफिशियल रेट्स पे रोज़मर्रा की अशिया जैसे वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, बेसिक जो आपकी नीड्स हैं जैसे राइस, व्हीट है, मिल्क है, ये आपका कंट्रोल्ड प्राइस पे रहे। थर्ड जो थोड़ा मीडियम और लॉन्ग टर्म है, वो गवर्नमेंट की प्लानिंग है होनी चाहिए to become an export oriented economy. So this is from the perspective of becoming an export oriented economy. पाकिस्तान एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अगर सिर्फ डीवैल्यू करके बनने की कोशिश करता रहेगा तो शायद ये लॉन्ग रन अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है। पाकिस्तान को एक इनोवेटिव, एक डिफरेंशिएटेड इकोनॉमी के तौर पे इमर्ज करना है, जहां पे प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, गुड्स ये एक डिफरेंशिएटेड फीचर से प्रोड्यूस हों ताकि उनकी इंटरनेशनल मार्केट में मांग बढ़े। और जब इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट्स में मांग बढ़े तो वो नॉट ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस बट ऑन द बेसिस ऑफ फीचर्स being provided by those goods and by those products and the services which Pakistan wants to offer to other countries of the world. अगर वो बढ़ेंगी तो पाकिस्तान एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी हो जाएगा, और अगर उसको इंपोर्ट्स भी करनी पड़ रही हैं तो वो बड़े कम हो जाएंगी, या वो इंपोर्ट्स को मैच कर सकता है अपने एक्सपोर्ट की अर्निंग्स के साथ, जिससे उसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ेंगे और वो ओवरऑल एक्सचेंज रेट को भी कंट्रोल कर सकता है। और एक्सचेंज रेट जब आपका कंट्रोल हो जाएगा तो आपकी ओवरऑल इंपोर्ट की प्राइस भी जो है वो भी कम हो सकती है, और आपकी सेंस ऑफ सिक्योरिटी इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग स्टैंडर्डाइज्ड और इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग स्टेबल प्राइसेस टू द कंज्यूमर्स कैन ऑल्सो इंक्रीज। और लास्टली आई थिंक गवर्नमेंट को एक प्लानिंग ये करनी चाहिए कि गवर्नमेंट प्रोड्यूसर्स को एक तरफ से इंसेंटिवाइज करे, उनको जो सब्सिडीज हैं वो टारगेटेड अंदाज में दे, स्पेशली फार्मिंग कम्युनिटी को, क्योंकि हमारे पास रॉ मटेरियल जो है वो भी पीछे से महंगा होना शुरू हो गया है, नॉट ओनली फॉर बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन ऑयल प्राइसेस या इंक्रीज इन इम्पोर्ट प्राइसेस ड्यू टू फ्लक्चुएटिंग एक्सचेंज रेट, बट ऑलरेडी आप देखते हैं कि हमारे मुल्क में इनडायरेक्ट टैक्सेशन बहुत ज़्यादा है। तो कंजम्पशन बेस्ड टैक्सेशन लगती है चीज़ों के ऊपर, जो कि नॉन प्रोग्रेसिव काइंड ऑफ टैक्सेशन है, जिससे चीज़ें बढ़ती हैं। तो गवर्नमेंट को प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की तरफ जाना चाहिए, जो कि इनकम बेस्ड और वेल्थ बेस्ड होते हैं, ताकि जो लोग जैसे जैसे उनके इनकम लेवल्स बढ़े उन पे टैक्स रेट बढ़े, रादर देन ये जो नॉन प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का सिस्टम है जिसमें कंजम्पशन बेस्ड टैक्सेशन बहुत ज़्यादा है। जैसे करंट बजट में भी हम देखते हैं कि अबाउट 65 to 70% ऑफ टैक्सेस आर कंजम्पशन बेस्ड टैक्सेस, लाइक जनरल सेल्स टैक्स, लाइक कस्टम्स ड्यूटीज, लाइक फेडरल एक्साइज। अगर पाकिस्तान इन पे डिपेंड करता रहेगा तो गवर्नमेंट कभी भी सॉल्व नहीं कर सकेगी ये प्रॉब्लम जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर की आम आवाम के लिए बनी हुई है। इस वक्त बहुत ज़्यादा उनके लिए चैलेंज है अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को आसानी से गुजारने के लिए। आपका सुनने का बहुत शुक्रिया।